हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो आज का वीडियो मैंने आप सभी के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन पर बनाया है कि जीडीएस के ज्वाइनिंग रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं। उसके लिए कुछ 4-5 क्वेश्चन जो सबके माइंड में आते हैं उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। और आज के वीडियो में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जीडीएस ज्वाइनिंग का वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबका जो कॉमन क्वेश्चन आता है, मतलब कुछ जो होते हैं एचओ या एसओ में ट्रेनिंग के वक्त कुछ सिखाया नहीं जाता है। तो जो जीडीएस के नए नए ज्वाइनिंग के जो कैंडिडेट होते हैं उनको बहुत ही जो टेंशन आ जाता है कि हमें ट्रेनिंग में कुछ नहीं सिखाया है, अब हम कैसे वर्क करेंगे बीपीएम का या एबीपीएम का। तो इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी नहीं सिखाया है तब आप कुछ मत घबराइए। अगर आपको पॉसिबल हो तो जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, जहाँ पे आपको बीओ में ज्वाइन करना है, वहाँ पे आप जाके आइएगा ट्रेनिंग के वक्त कि कैसा वर्क वहाँ पे करना पड़ता है आपको। तो शायद आपको कुछ आइडिया हो जाए कि आपको कैसा कैसा वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं करना हो तो इसमें भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पहले दिन से वर्क करोगे बीपीएम या एबीपीएम का, तब आपको उस वर्क की सारी डिटेल्स आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। आपके एचओ या एसओ में बहुत सारे बीओस आते हैं, तो उस बीओस के जो बीपीएम या एबीपीएम होते हैं उनका पूछ कर भी आप जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उनका पूरा जो वर्क का सिस्टम कैसे होता है वो आप सुन लीजिएगा, तब आपको जो पूरा वर्क है वो समझ में आ जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको कुछ सीखना नहीं मिला तो कुछ मत घबराइएगा। बाकी जो काम होता है जब आप ज्वाइन करोगे तब बहुत सारे बीओस होते हैं, तो वहाँ के एबीपीएम बीपीएम आपके एचओ या एसओ में हर रोज़ आते हैं जो लेटर्स होते हैं वो लेने के लिए, और आपका जो डेली अकाउंट होता है वो भी वहाँ पे देना पड़ता है। तो इसके लिए वो हर दिन एचओ या एसओ में आते ही है। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं अपने सारे प्रॉब्लम्स, अपने सारे क्वेश्चंस उनके पूछ सकते हैं ताकि वो आपको हेल्प करते हैं। और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपको हेल्प भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन उनसे पूछा है और उन्हें बताया नहीं है आंसर, तो वो सारे हेल्पफुल होते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान अगर कुछ नहीं सिखाया तो इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो वर्क चालू हो जाएगा तब आप अपने आप सीख जाओगे। तो पहला क्वेश्चन था, सबके माइंड में यही आ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिंगल हैंडेड बीओ होता है उनमें क्या क्या दिक्कतें आती है। तो देखिए, सिंगल हैंडेड बीओ मतलब बीपीएम और एबीपीएम एक ही होता है। मतलब अगर आप एबीपीएम हो तो आपको बीपीएम का वर्क करना पड़ेगा, अगर आप बीपीएम हो तो बीपीएम के साथ आपको एबीपीएम का भी वर्क करना पड़ेगा। तो आपको जो सिंगल हैंडेड बीओ होते हैं, बहुत सारे सिंगल हैंडेड बीओ होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत पहले दिक्कतें आती है। जैसा मेरा भी सिंगल हैंडेड बीओ है, तो मुझे भी पहले जो 1-2 वीक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपको उसकी आदत पड़ जाती है। आपको जो एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है तब आपको क्या क्या करना है ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, क्योंकि अगर आप 15-20 डेज़ काम करते हो तो आपको उसकी जो है आदत लग जाती है और आपको आराम से वो आप अपना काम करते हो। मतलब सिंगल हैंडेड बीओ में आपको जो है वो बीपीएम का भी वर्क करना पड़ेगा और आपको सारे लेटर्स भी बांटने पड़ेंगे, अपने एचओ या एसओ में से लेटर भी लाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। माना कि उसकी अलग से सैलरी मिलती है आपको, लेकिन इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है अपना काम पूरी तरह से कर सकते हैं आपको जब 15-20 डेज़ होने के बाद, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। और अगर इतना बड़ा विलेज है, इतना बड़ा बीओ है, तो उसमें सिंगल हैंडेड नहीं होता है, बीपीएम और एबीपीएम होता है। तो वो अपना अपना काम करते हैं। लेकिन छोटा सा गांव होता है, इसलिए बहुत सारा काम का लोड नहीं होता है, तो इसलिए इसके लिए जो है दिक्कतें वो नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटर बांटने में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो लेटर बांटने में जैसे कि अगर आपका विलेज बहुत ही बड़ा है तो उसमें दिक्कतें आ सकती है पहले, लेकिन जिनका विलेज छोटा है वो जो है वो आप पूछ सकते हैं। व्यक्ति आपके पोस्ट ऑफिस में आया है उनसे पूछ सकते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ रहता है, या उनका फ़ोन नंबर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं उनमें फ़ोन नंबर्स नहीं होते, तो वो बांटने के लिए आपको बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन जिनमें फ़ोन नंबर्स होते हैं उनको फ़ोन कॉन्टैक्ट करके आप उन्हें बुला सकते हो। लेकिन
जिन पे फ़ोन नंबर नहीं होते हैं उनके घर पे जाकर आपको देने पड़ेंगे, या किसी के पास से आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपका लेटर आया है, आप लेके जाइएगा। अगर कोई व्यक्ति मना कर दे, वो कह दे कि मुझे घर पे ही आके दे दो, तो आपको वो भी देना पड़ेगा। मतलब कुछ 10 में से एक व्यक्ति तो होता ही है जो फ़ोन करके नहीं आता है, तो आपको उसके घर पे जाना ही पड़ता है। तो इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं आती। और जो छोटा विलेज होता है उसमें बहुत सारे लेटर्स नहीं आते हैं, तो वो रजिस्टर लेटर आप उसी दिन बांट सकते हैं। लेकिन जो सिंपल लेटर्स होते हैं वो 2-3 दिन के बाद भी बांटते हैं तो भी चलते हैं, लेकिन जो रजिस्टर लेटर होते हैं वो आपको उसी दिन बांटने पड़ते हैं। तो लेटर बांटने के लिए आपको 15-20 डेज़ के बाद जो है वो आदत हो जाएगी। तो आप जो सारे फ़ोन नंबर्स आते हैं जो लेटर पे, वो सारे नोट कर दीजिएगा। तब नेक्स्ट बार उनका कोई लेटर आए तो आप उन्हें कांटेक्ट करके बुला सकते हैं कि आपका लेटर आया है। और जिनका जो लेटर होता है उन पर फ़ोन नंबर नहीं होता है, तो वो आप किसी जो व्यक्ति आता है आपके पोस्ट ऑफिस में, उनके पूछ कर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेकर या उनका घर का एड्रेस लेकर लेटर होता है वो उनको दे सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी वो लेटर बांटने की थी। अब नेक्स्ट है कि जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करें। क्या जॉब के साथ आपकी पढ़ाई भी हो सकती है या नहीं। जॉब है वो स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई करने के लिए बहुत ही फिट है, क्योंकि आपको जो है 4 घंटे का वर्क करना है, मतलब 4 आवर्स का आपको वर्क करना पड़ता है। आपके जो टाइम टेबल होता है, आपको जो टाइम दिया होता है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। कुछ का जो होता है वो 10 AM से 2 PM का होता है, तो ये 4 घंटे आपको वहाँ पे जाके वो सारी प्रोसेस आपका वर्क करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद आप फ्री होते हो, तो फ्री के टाइम में आप अपनी जो पढ़ाई है वो थोड़ी बहुत कर सकते हो, क्योंकि कुछ मतलब ऐसा कोई वर्क नहीं है जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको बहुत टाइमिंग मिले, ऐसी कोई वर्क नहीं है। लेकिन ये वर्क में मतलब इस जॉब में आपको पढ़ाई के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है। मतलब आप अगर वर्क 4 घंटे करोगे तो आपको 5-6 घंटे के लिए पढ़ाई के लिए जो है वो टाइम मिल जाती है। तो ये जो जॉब है वो पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत ही मतलब फिट जॉब है, ये बेस्ट जॉब है। आप अपनी जो जॉब के साथ साथ भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप इसी डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना चाहते हो तो 3 इयर्स के बाद जो MTS की पोस्ट की वैकेंसी निकलती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसका भी पढ़ाई आप कर सकते हो। कोई अगर MPSC UPSC करना चाहता है तो उसकी भी जो पढ़ाई वो इसी दौरान कर सकते हो। तो इसके लिए ये जो जॉब है वो बेस्ट जॉब है, ये मैं कहूँगी। तो आप जॉब के साथ पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असल में कितने घंटे जॉब होती है। मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो PDF हुआ था उनमें तो 4 ही घंटे लिखा था, लेकिन कुछ जो POs होते हैं वो बहुत ही मतलब बड़े होते हैं, तो आपको वहाँ पे 5-6 घंटे के लिए भी काम करना पड़ता है, लेकिन आपको उसकी अलग से सैलरी भी मिलती है। मतलब छोटा अगर PO है तो आपको वहाँ पे 4 घंटे काम करने पड़ेंगे, आपका 4 घंटे में वर्क पूरा हो जाता है और आपको सिर्फ लेवल 1 की जो सैलरी मिल जाती है। लेकिन आपका PO अगर बहुत ही बड़ा है तो आपको 5 घंटे का ही जॉब करना पड़ता है, तो आपको उसकी सैलरी भी अलग मिलेगी जो लेवल 2 की होती है। 5 घंटे से ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF जो आई थी उनमें सिर्फ 4 घंटे का जो लेवल 1 पे और लेवल 2 पे 5 घंटे का ही वर्क लिखा था, तो आपको उससे ज़्यादा जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि असल में कितने घंटे की जॉब्स होती है। वहाँ पे तो 4-5 घंटे लिखा है, लेकिन क्या वहाँ पे 8-9 घंटे वर्क करना पड़ता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। अगर वहाँ पे 4 या 5 घंटे लिखा है तो आपके BO अनुसार आपको वहाँ पे 4 या 5 घंटे ही वर्क करना पड़ता है। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ज्वाइनिंग का वो कैसा रहा। मतलब GDS के बाद GDS में मैं ज्वाइन हुई हूँ, तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए, पहले तो मैं बता दूँ कि मुझे ट्रेनिंग के लिए इतना सब कुछ नहीं सिखाया गया था, तो मतलब बहुत कुछ इतना सब नहीं सिखाया गया था, थोड़ा ही बहुत सिखाया गया था। लेकिन जब मैं ज्वाइन हुई तब मैंने अपने जो बहुत सारे BOs होते हैं, तो जो BPM ABPM आते हैं उनसे पूछकर अपने जो सारे सवाल थे उनके आंसर लेने की कोशिश की। तो अभी मैं मतलब 1 मंथ हो गया है ज्वाइनिंग के बाद, तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मतलब जहाँ पे मेरा BO में जो ज्वाइनिंग हुआ है वहाँ के लोगों को बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अगर किसी का लेटर बहुत दूर जाना हो तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ तो आप मेरे पास वो लेटर दे सकते हैं, मैं उनको दूंगा, या उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। कुछ BO में बहुत ही सपोर्टिव और हेल्पफुल व्यक्ति होते हैं, तो आपको वो BO में काम करने की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कुछ BO में थोड़ा बहुत आपको संभालना पड़ता है, तो उनमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं आती है।
तो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है जॉइनिंग का वो बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आपको उसके लिए एक मतलब पूरी डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो मैं उसके लिए बनाऊंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस शॉर्ट में बताया कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि जो जीडीएस की जो प्रोसेस थी ज्वाइनिंग की मेरी तो बहुत ही अच्छी गई है। ये जॉब का जो प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा है। आप जो जॉब के साथ पढ़ाई भी कर सकते हो, तो कोई अदर जॉब के साथ आप इतने घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। पहले तो इस बात के लिए मैंने इस जॉब को है वो ज्वाइन किया है। तो ये जॉब बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ इस जॉब को ज्वाइन करते। तो अगर कोई मतलब करना चाहता है इस जॉब को ज्वाइन तो वो कर लीजिएगा। अगर आपको ये जॉब अच्छा नहीं लगा तो आप फिर से रिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा जॉब है। और आप इस जॉब में आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ज्वाइनिंग का बहुत ही अच्छा है। तो आई होप जो सारे कॉमन क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।